आज फिर से मैं आपको स्पेस में लेकर चलूंगा। जी हाँ, मैं आज आपको वो सच्ची घटनाएं बताऊंगा जिसमें लोग अंतरिक्ष में गए और वहां उन्हें अजीब नहीं बल्कि बहुत कुछ अजीब दिखा और महसूस हुआ। लेकिन आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है। साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। नॉकिंग। सन 2003 में चाइना की तरफ से यांग लीवी पहले इंसान थे अंतरिक्ष में जाने वाले। बेशक चाइना के लिए ये एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन यांग के लिए ये बहुत ही डरा देने वाला अनुभव। जी हाँ, सन 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान यांग ने पूरी दुनिया को बताया कि जब वो अपने कैप्सूल में अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे थे तब उनके कैप्सूल पर किसी ने बाहर से नॉक किया। ये महसूस होते ही वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने अपनी कैप्सूल की खिड़की से बाहर देखने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। जब वो अपना मिशन पूरा करके धरती पर लौटे तो उन्होंने अपने अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया, और ना सिर्फ बताया बल्कि उन्होंने एक लैब के अंदर एक पूरा सीन रिक्रिएट करके दिखाया। लेकिन उसके अधिकारियों ने यांग की बातों को ना ही समझा और ना ही उन पर विश्वास किया। और सन 2016 में ही जिन जिन लोगों ने यांग का ये इंटरव्यू सुना, तब से एक्सपर्ट्स उनकी इन बातों को समझने लगे हैं। कुछ मानते हैं कि शायद अंतरिक्ष में उड़ने वाले छोटे मोटे पत्थर होंगे जो उनके कैप्सूल से आके टकराए होंगे, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अर्थ ऑर्बिट में चीज़ें बहुत दूर दूर होती हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब कोई कैप्सूल धरती की ऑर्बिट में घूमता है तो उसका तापमान भी बदलता रहता है, जिससे कैप्सूल में लगी मेटल कभी सिकुड़ जाती है तो कभी खुल जाती है। और जो यांग ने आवाज़ सुनी वो शायद इसी मेटल के खुलने या फिर सिकुड़ने की थी। बेशक इसी थ्योरी को सबसे ज़्यादा सही माना गया, लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि अगर ये आवाज़ें उसी खुलने या फिर सिकुड़ने की थी तो फिर ऐसी ही आवाज़ें और लोगों को क्यों नहीं सुनाई दी? आज तक सिर्फ यांग को ही क्यों सुनाई दी? क्या कोई था जिसने यांग के स्पेस कैप्सूल पर अपनी दस्तक दी थी? आपको क्या लगता है? म्यूजिक ऑफ एलियंस। सन 1969 में अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट टॉम स्टैफर्ड, जीन कर्नन और जॉन यंग, ये तीनों अपने अपोलो 10 मिशन में चांद की दूसरी तरफ जाने वाले थे। ये इन तीनों के द्वारा फाइनल टेस्ट होने वाला था और फिर अपोलो 11 अपने अंदर 3 इंसानों को बिठाकर पहली बार चांद तक ले जाने वाला था, और इसमें ही लोगों ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। लेकिन जब अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे तब उन्होंने चक्कर लगाते हुए चांद की सतह के कई फोटोग्राफ्स क्लिक करे, लेकिन इसी फोटो सेशन के दौरान उन्हें एक म्यूजिक सुनाई देने लगा। खास तौर पर इस म्यूजिक में एक सीटी बजती हुई सुनाई दे रही थी जो तकरीबन 1 घंटे तक सुनाई दी। ये आवाज़ इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने सुनी और डिस्कस किया कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है। कैप्सूल में तीनों बातें करने लगे कि वो तुरंत इसके बारे में नासा को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन तब उन्होंने सोचा कि उनकी बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा, और कुछ हद तक वो सही भी थे। सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि वो उस आवाज़ को रिकॉर्ड तक नहीं कर सकते थे, और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो उन्होंने सुना वो उसे दुनिया के सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे। जब दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसका जवाब मांगा तो उसमें से एक थ्योरी निकलकर सामने ये आई जिसमें कहा गया कि ऐसी आवाज़ें आमतौर पर तब पैदा होती हैं जब बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट्स के बीच रेडियो ट्रांसमिशन किए जाते हैं। लेकिन वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें रेडियो ट्रांसमिशन से पैदा होने वाली आवाज़ का अंदाज़ा है और अच्छे से पता है कि वो कैसी होती है। ये वो आवाज़ नहीं थी, और चलो मान भी लिया कि ये वो आवाज़ थी तो किन स्पेसक्राफ्ट्स की थी, क्योंकि वो तो अकेले ही चांद का चक्कर लगा रहे थे। क्या ये कोई एलियंस का म्यूज़िक था? आपको क्या लगता है? स्नेक्स ऑफ स्पेस। सन 1994 में डॉक्टर स्टोरी मसग्रेव ने दुनिया को एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने पूरे एस्ट्रोनॉट के करियर के बारे में बताया। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी घटना को डिस्कस किया जो आज भी पूरी तरह से दहलाती है। उन्होंने कहा कि उनके 2 मिशंस में उनके साथ ऐसा हुआ जिसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिल पाया। जी हाँ, उन्होंने अपने 2 मिशंस के दौरान बताया कि उन्हें भारी अंतरिक्ष में साफ तौर पर सांप दिखाई दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, उनकी लंबाई 8 से 10 फीट के बीच की थी। उन सांपों की चाल बहुत अजीब लग रही थी, और ना सिर्फ वो दिखने में बहुत अजीब थे बल्कि उस सांप ने 2 बार मेरे कैप्सूल के पीछे भी पड़ने की कोशिश की। स्टोरी ने कहा कि वो अंतरिक्ष की जितनी गहराइयों में गए उन्हें या फिर हर किसी को वहाँ बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, जिससे ये बात कुछ हद तक सिद्ध हो जाती है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले बिल्कुल नहीं हैं। बेशक आप इस तरह की बातों को सिरे से नकार भी सकते हैं, लेकिन सोचकर देखिए, डॉक्टर स्टोरी एक जाना माना नाम है। उनके पास 6 मास्टर्स की डिग्री है। दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस में उनका नाम लिया जाता है। वो एक मरीन कॉर्प्स रह चुके हैं, और सबसे खास बात वो नासा के अंतरिक्ष यात्री भी रह चुके हैं, जिससे हम उनकी बातों को मजाक में बिल्कुल नहीं ले सकते। और वो ये बात ठोक ठोक कर कहते हैं कि हमसे कहीं ज्यादा एडवांस क्रिएचर ब्रह्मांड में मौजूद हैं। उन्होंने उन क्रिएचर से कई बार बातें करने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, सब आपके ऊपर है, आप किस नजरिए से इसको देखते हैं। मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वहां डिस्कस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डॉकिंग।
सन 1995 में कनाडा के एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम क्रिस हेडफील्ड था, वो अंतरिक्ष में पहली बार गए और उनका इस मिशन में काम था कि वो अपने पायलट को रशियन MIR स्पेस स्टेशन में डॉक करने से पहले बाहर की पूरी स्थिति का जायजा देंगे। अगर यहाँ उनके काम में छोटी सी भी गलती होती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ हो जाती। अगर डॉकिंग बहुत हल्की होती तो ये एक दूसरे से टकरा कर अलग हो जाते, और अगर डॉकिंग बहुत हार्ड होती तो वो एक दूसरे में ही ध्वस्त हो जाते, जिससे अंदर बैठे सभी लोगों का अंत पक्का था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी इनके स्पेसक्राफ्ट में लगे एक सेंसर ने रीडिंग में ये बताया कि वो MIR स्टेशन से 32 फीट दूर है, जबकि दूसरा सेंसर बता रहा था कि वो 20 फीट दूर है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि इन दोनों में से सही कौन बोल रहा है, और अगर उन्होंने अगले 30 सेकंड्स में इस समस्या को नहीं सुलझाया होता तो यकीन मानिए सब कुछ खत्म हो जाता। और यहाँ हेडफील्ड को अब अंदाज़ा लगाना था कि वो असल में कितनी फीट MIR स्टेशन से दूर है। पायलट हेडफील्ड की इस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहा था और उसे भी अपने थ्रस्टर्स को स्टार्ट करना था। किस्मत से उन्होंने इस डॉकिंग को बिल्कुल सही तरीके से अंदाजे से करवा ही लिया। उन्होंने किसी तरह से एक बहुत बड़ी स्पेस दुर्घटना को बचा लिया था। हेडफील्ड आज भी इस घटना को बताते हुए अंदर से पूरी तरह दहल जाते हैं। नॉट पॉसिबल। 5 मई 1981 के दिन रशिया के एक अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम व्लादिमीर कोवालेनोव था, वो अपने सल्यूट ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन में मौजूद थे, और तभी उन्होंने अपने कैप्सूल में मौजूद खिड़की से बाहर की तरफ देखा, और जो उन्होंने देखा वो पूरी तरह से असंभव था। जब वो वापस धरती पर लौटे तो एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस पूरी घटना को एक्सप्लेन किया। वो अपने कैप्सूल से साउथ अफ्रीका के ऊपर से गुजर रहे थे और धीरे धीरे उनका कैप्सूल इंडियन ओशन की तरफ आ रहा था, और वो अभी अपने कैबिन से थोड़ी एक्सरसाइज करके लौटे ही थे, और जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा बाहर की तरफ घुमाया, उन्हें एक बहुत ही अजीब सी सैटेलाइट जो बिल्कुल गोल गोल घूम रही थी वो उनके बराबर से गुजरती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि वो सैटेलाइट फिजिक्स के किसी भी नियम को नहीं मान रही थी। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी जो बहुत तेज़ रफ्तार से हमारा पीछा कर रही थी। सामने से देखने पर वो एक बहुत बड़े ड्रम जैसी लग रही थी जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े चक्र घूम रहे थे। व्लादिमीर इसे देखते ही समझ गए कि ये चाहे जो भी हो पर इसे इंसानों द्वारा तो कभी नहीं बनाया जा सकता। और तभी उस अजीब सी मशीन से सुनहरे रंग की एक बहुत तेज़ रोशनी निकली और उस चमकदार लाइट ने उस पूरी मशीन को ही कवर कर लिया। ये लाइट तकरीबन 2 सेकंड तक रही और इस रोशनी के बाद उस मशीन की जगह पर सिर्फ सफ़ेद धुएं का बादल ही वहां उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो काफ़ी देर तक हमारे साथ चलती रही, लेकिन जैसे ही हम धरती के दिन से रात वाली साइड में घुसे तो वो भी हमारी आंखों से गायब हो गई। इसके बाद उस मशीन को कभी फिर से नहीं देखा गया। अब आप कहेंगे कि व्लादिमीर की बातों पर क्यों विश्वास करें, तो इसका जवाब है कि उनके पास इस मशीन की इतनी बारीक डिटेल्स मौजूद हैं कि वो इस पर एक पूरी किताब तक लिख सकते हैं। और इस दुनिया के बहुत से लोग इस चीज़ को सबूत बनाकर ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। द सीक्रेट ट्रांसमिशन। सन 1975 में नासा कम्युनिकेशंस के रिटायर्ड चीफ मॉरिस चैटलेन के द्वारा उनकी एक किताब पब्लिश की गई और उस किताब का नाम था आवर कॉस्मिक एंसेस्टर्स। और इस किताब में उनके द्वारा एक बेहद कंट्रोवर्शियल असाधारण दावा उस मिशन के लिए किया गया था जिसे हम अपोलो 11 के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, पहला चांद पर कदम रखने वाला मिशन। वो मानते हैं कि जैसे ही नील आर्मस्ट्रांग अपने स्पेसक्राफ्ट की सीढ़ियों से उतरकर चांद पर उतरे तभी उनके ऊपर 2 बहुत बड़े बड़े UFOs मंडराने लगे। नील आर्मस्ट्रांग के साथ मौजूद एडविन एल्ड्रिन द्वारा उन UFO की बहुत सारी फोटोज भी क्लिक की गई और इनमें से कुछ फोटोग्राफ्स तो जून 1975 में मॉडर्न पीपल मैगजीन में इशू भी की गई थी। उन्होंने इसमें बताया कि जैसे ही नील आर्मस्ट्रांग नीचे उतरे तभी 2 मिनट के लिए उनके स्पेसक्राफ्ट का रेडियो भी पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। ये रेडियो क्यों बंद किया गया? क्योंकि इन सारी बातों की रिकॉर्डिंग उस समय डायरेक्ट नासा के हेडक्वार्टर्स में चल रही थी, जबकि उस समय एडविन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ये कितने बड़े बड़े हैं। उनके मुंह से ओ गॉड निकल रहा था। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट चांद के दूसरी तरफ कहीं जाकर लैंड हुए। अब बेशक असल में वहाँ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब पूरी बातों की रिकॉर्डिंग और उन स्पेशल फोटोज को कभी नासा द्वारा पब्लिक नहीं किया गया, जिसका मतलब ये था कि या तो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं या फिर अगर हुआ है तो उसे बहुत सफाई के साथ छिपा दिया गया। लेकिन ये सोचने में ही कितना डरावना लग रहा है। डेड मैन ऑन मून। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आप भी इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि चांद पर भी एक आदमी की कब्र बनी हुई है। क्या आप ये बात पहले कभी जानते थे? जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर यूजीन शूमेकर की, जो कि धरती पर रहते हुए सिर्फ इसलिए फेमस थे क्योंकि उनके अंदर हमेशा चांद को लेकर आग लगी रहती थी। वो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और इस पर रिसर्च करना चाहते थे। उनका सपना था कि वो एक बार ज़िंदगी में चांद पर जरूर जाएंगे।
और वहां पर अपनी एक खुद की लैब खोलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर यूजीन की जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया और सिर्फ 69 साल की उम्र में बेचारे यूजीन की मौत हो गई। यह आदमी अपनी पूरी जिंदगी चांद पर जाने की कोशिश करता रहा, चाहे गलत हो या सही, लेकिन वो हमेशा चांद के बारे में जानकारियां जुटाता रहा। किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, जिस वजह से वो जिंदा रहते तो कभी चांद पर नहीं जा पाया। सन 1997 में यूजीन की मौत हो गई, जिसके बाद नासा ने बीड़ा उठाया कि वो जीते जी ना सही, लेकिन इस आदमी को मरने के बाद चांद पर जरूर भेजेंगे। उसके शरीर के कई हिस्सों को उठाकर स्पेसक्राफ्ट में रखकर चांद पर पहुंचाया गया और चांद पर एक बहुत बढ़िया कब्र यूजीन की बनवाई गई है। आज पूरे चांद पर बिल्कुल वीरान इलाके में डॉक्टर यूजीन की कब्र कुछ इन हालातों में मौजूद है। और मैं बात पक्का कह सकता हूँ कि आपने कभी इस जानकारी को पहले नहीं सुना होगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जिया उल हक हमीदी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, आपको इन सब के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बता दें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।